हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 है। वैसे तो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 1 ही है। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साझेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, यानी कि मीनिंग, डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम एक बार बुक का लैंग्वेज पढ़ते हैं और फिर हम लोग अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। ठीक है। तो डिफिनेशन से इतनी बातें तो क्लियर हुआ है कि जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करता हो और उसमें होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हो, तो ऐसी स्थिति को साझेदारी बोला जाता है। ठीक है। साझेदारी में जो व्यक्ति होते हैं उनको साझेदार बोला जाता है और सामूहिक रूप में साझेदार को फर्म बोला जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कितनी शर्तों का? तो 3 शर्तों का। पहला है, सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना जरूरी है। अनुबंध का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। जो ठहराव हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम लाभ अर्न करेंगे और आपस में बांटेंगे भी। व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग हैं साझेदारी में, तो वे सभी लोग मिलकर व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, व्यवसाय को चला सकते हैं, है ना। और सब मिलकर कोई एक व्यक्ति को डिप्यूट कर देते हैं कि इनके द्वारा ये व्यवसाय संचालित होगा, तो वैसे भी चला सकते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि साझेदारी निर्धारित करने के ये 3 प्रमुख शर्त होते हैं। पहला कि आपस में समझौता होना चाहिए, समझौता लाभ हानि बांटने के लिए होना चाहिए और इनमें से सभी लोग या इनमें से कोई एक व्यक्ति फर्म को चला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साझेदारी पार्टनर। साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं और अपनी पूंजी लगाते हैं उन्हें साझेदार कहा जाता है। जैसे ए और बी 2 पर्सन है जो पहले से साझेदारी चला रहे हैं। ठीक है। और उसमें सी नाम का व्यक्ति कोई शामिल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग पार्टनर, और ए और बी भी सी के लिए पार्टनर ही कहलाएगा। ठीक है। फर्म क्या होता है? जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश किया है उन्हें सामूहिक रूप में एक फर्म कहा जाता है। ठीक है। जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश किया है उन्हें सामूहिक रूप में क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। फर्म का नाम, जिस नाम में साझेदारों का व्यवसाय किया जाता है, जिस नाम से साझेदारों का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। ठीक है। और साझेदारी फर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता। ठीक है। अस्तित्व का मतलब जितना भी जो भी उसमें कारोबार हो रहा होता है उसकी सारी जिम्मेवारी साझेदारों पर भी होती है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि बिजनेस अलग है और हम अलग हैं। ठीक है ना। अगर वहां पे कुछ भी घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेवारी साझेदारों की होगी। इसी के लिए लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारों की विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। एक व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर क्या होना चाहिए? अनुबंध या समझौता होना चाहिए। आपस में साझेदारों के बीच अनुबंध या समझौता होना चाहिए। जो हम व्यवसाय कर रहे हो वो वैधानिक होना चाहिए, लीगल व्यवसाय होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सॉरी। लाभ कमाना एवं विभाजन, और लाभ कमाना और साथ में उसका क्या करना? विभाजन करना, बंटवारा करना साझेदारों के बीच में। संचालन सारे साझेदार कर सकते हैं या सबको मिलाकर कोई एक साझेदार
व्यवसाय का संचालन कर सकता है। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता, जैसे कि भी आपको समझा है कि साझेदार और व्यवसाय अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। व्यवसाय में जो भी घटनाएं होती है, जो भी स्थितियां होती है, वो सबके लिए जिम्मेदार साझेदार होते हैं। वो नहीं बोल सकते हैं कि साझेदार मतलब व्यवसाय अलग है और हम अलग हैं। किसमें? साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है। और दायित्व कैसा होता है? तो असीमित दायित्व होता है। अगर मान लीजिए कि साझेदारी में लॉस हुआ और आपने पूंजी लगाया है 1-1 लाख रुपए 3 साझेदार, अब किसी कारणवश एक साथ मतलब आपका कैपिटल से ज्यादा का लॉस हो गया, तो वो लॉस आपको अपने घर से लाकर पेड करना पड़ेगा। ऐसे ही स्थिति को अनलिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि असीमित दायित्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे जिन बातों को हम समझाए हैं वही सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति साझेदार हों। कितने व्यक्ति साझेदार होना चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कितनी होगी? 50। ठीक है। अनुबंध या समझौता, एग्रीमेंट। साझेदारी की रचना करार या समझौते से होता है। करार ही साझेदारों के संबंध का आधार होता है। करार मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पे ही साझेदारी स्थित होती है, वो उसका क्या होता है? बेस होता है। करार या अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। ठीक है। जो साझेदारी में जो एग्रीमेंट बनता है वो आप लिखित भी कर सकते हैं और मौखिक भी कर सकते हैं। मौखिक समझौता भी वैध है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए समझौता लिखित रूप से होता है। मान लीजिए कि आप मौखिक करके रखे हैं, तो क्या प्रमाण है कि आपने ये बातें की? अगर आपका साझेदार पलट जाता है अपनी बातों से, और अगर लिखित रहेगा, सबका हस्ताक्षर रहेगा, उसमें साइन रहेगा, तो वो एक एविडेंस का काम करता है। इसलिए माना भी गया है कि ज्यादातर एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो लिखित होना चाहिए। ठीक है। समझौता साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करती है। जो एग्रीमेंट होता है उसमें उन लोगों के अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं वो परिभाषित होते हैं। ठीक है। वैधानिक व्यवसाय यानी कि लॉफुल या लीगल बिजनेस। साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए, और व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, इलीगल नहीं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बैन किया हुआ है, आप वैसे बिजनेस को नहीं कर सकते। ठीक है। लाभ कमाना एवं विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। हानि के विभाजन के लिए समझौता की आवश्यकता नहीं। उसके बाद क्या है? ऑपरेशन यानी कि संचालन। व्यवसाय का संचालन उन सब के द्वारा अथवा उन सब की ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एंटिटी। साझेदार का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार के सदस्य का दायित्व भी कैसा होता है? असीमित होता है, जो चीजें हम आपको पहले समझा चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखता है की पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संबंध है जिन्हें व्यवसाय के लाभों को बांटने की सहमति दी है और जिसका संचालन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। साझेदारों के मध्य का समझौता व्यक्त या अव्यक्त हो सकता है या लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी के निर्माण के लिए न्यूनतम 2 वयस्क सदस्यों का होना आवश्यक है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसी को हम लोग वयस्क बोलते हैं, है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी संघ या कंपनी साझेदारी में व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के द्वारा साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। 464 के अकॉर्डिंग 100 था, और अब 2014 के नियम 10 के अनुसार अब साझेदारों की संख्या कितनी सीमित कर दी गई है? तो 50। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साझेदारी अधिनियम में सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या अब 50 तक सीमित कर दी
गई है। यदि फर्म में साझेदारों की संख्या अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है तो इसे अवैधानिक फर्म माना जाएगा। जैसे 50 का तय है और 50 से अगर ज्यादा साझेदार हो जाते हैं तो वो लीगल व्यवसाय नहीं माना जाएगा, वो अवैधानिक हो जाएगा, यानी कि इल्लीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आप दोबारा सुनते हैं, अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व, इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, पारस्परिक भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट एवं एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना। ठीक है, एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्व क्या है? तो साझेदारों के बीच में विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका व्यवहार में ईमानदारी, ऑनेस्टी इन डीलिंग्स। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार साझेदारों को फर्म के व्यवसाय का संचालन सर्वहित में करना चाहिए और साझेदार को ठगना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति माल लाने के लिए, परचेज करने के लिए दूसरा शहर जा रहा है, वहां रेट किसी और रेट में ले रहा है और यहाँ पर रेट आपको बढ़ा के बता रहा है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने व्यवहार में क्या रखना चाहिए? ऑनेस्टी रखना चाहिए कि अगर मैंने 10 रुपए का खरीदा है तो आपको साझेदारों के बीच भी 10 रुपया ही रखना चाहिए। ठीक है, साझेदारी संलेख का सम्मान, जो साझेदारी संलेख बनाते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, हिंदी में साझेदारी संलेख, विलेख या समझौता के नाम से जानते हैं, तो इसका सम्मान हम लोग को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही नियम बनाए और खुद उस नियम को हम उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सही एवं उचित लेखे, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। अन्य व्यवसाय की तरह साझेदारी फर्म के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उचित, सही एवं सुस्पष्ट खाता बहियां रखी जाए ताकि यह वित्तीय निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति को सही व यथार्थ रूप में प्रकट कर सके। सही खाते एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना, रेंडरिंग ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। अंत में एक आदर्श साझेदारी वह है जहां प्रत्येक साझेदार सही एवं उचित लेखे प्रदान करता है और फर्म को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुओं की पूर्ण सूचना अपने सह साझेदारों को उपलब्ध कराता है। तो यहाँ हम लोग अभी 5 पॉइंट देखे हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या था? पारस्परिक भरोसा, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट, साझेदारों के बीच में आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ऑनेस्टी इन डीलिंग्स, यानी कि व्यवहार में ईमानदारी। ठीक है, साझेदारों के बीच एक दूसरे के प्रति व्यवहार में क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। और फिर क्या है? ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख का सम्मान करना चाहिए सभी साझेदारों को। ट्रू एंड फेयर अकाउंट, सही एवं उचित लेखे दिखाना चाहिए और सही खाते एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक वर्ड बार बार सुन रहे हैं, साझेदारी संलेख। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये साझेदारी संलेख एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर क्या है आपका सीमित दायित्व साझेदारी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LLP। ठीक है, इसका ये फॉर्म भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है आपसे। सीमित दायित्व साझेदारी की अवधारणा का जन्म सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के पारित होने पर हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ? 2008 से LLP जो है वो अस्तित्व में आया है, तो ये ध्यान रखिएगा डेट। सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मेन फीचर्स ऑफ LLP, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। LLP के नाम का अनुमोदन कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा। LLP का जन्म साझेदारों द्वारा किए जाने वाले समझौता, यानी कि एग्रीमेंट के साथ होता है, जो उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा लाभ हानि अनुपात को परिभाषित करता है। एग्रीमेंट पेपर को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। साझेदारों के दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होते हैं। ठीक है, जो उनके दायित्व होते हैं वो कहां तक सीमित होते हैं? पूंजी तक। इसलिए ये लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है। और हम पहले जो पार्टनरशिप देखे ओनली, उसमें क्या होता है कि पूंजी से भी ज्यादा होता है। ठीक है, आपने पूंजी 1 लाख रुपए का लगाया
और अगर फर्म को 1 लाख से ज्यादा का मतलब ज्यादा का लॉस हुआ और आपके हिस्से में 1,20,000 आया तो 20,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया अनलिमिटेड। और जहां आपके पूंजी तक ही लॉस आपको भरपाई करना है वो हो गया लिमिटेड, जिसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के नाम से जान रहे हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी संघ साझेदारी में सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती, परंतु चूंकि कंपनी विविध नियम 2014-10 के ने अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित कर दी, इसलिए 50 को ही अधिकतम सीमा माननी चाहिए। ये चीजें हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद है इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों को निर्देशित व्यक्ति यानी कि डिजाइन्ड पर्सन्स के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे एक साझेदार का होना आवश्यक है। ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी को प्रत्येक वर्ष कंपनी रजिस्ट्रार के पास शोधन क्षमता प्रमाण पत्र सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अवश्य ही फाइल करना चाहिए कि आपका जो दायित्व और आपका एसेट्स कितना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए LLP। ठीक। अब यहाँ पे आपका दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि पार्टनरशिप क्या है और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप क्या है। अधिनियम भारतीय साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है और सीमित दायित्व साझेदारी पर सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रचना एग्जिस्टेंस साझेदारी की रचना करार या समझौते से की जाती है, एग्रीमेंट, डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के माध्यम से होता है। इसकी रचना विधान द्वारा होता है, मतलब कानून के द्वारा होता है। इसका पंजीकरण जरूरी नहीं है, किसका? तो पार्टनरशिप का। और इसका पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है, मतलब ये आवश्यक है। अलग कानूनी इकाई इसके साझेदारों से इसकी कोई अलग कानूनी इकाई नहीं है, इसकी अलग कानूनी इकाई है। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से भिन्न नहीं होता है। ठीक है। और इसमें LLP का अस्तित्व साझेदारों से अलग होता है। न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। न्यूनतम 2 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और लायबिलिटी क्या है? तो इसमें साझेदारों का असीमित दायित्व होता है, इसमें साझेदारों का दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित होता है। तो ये हम लोग देख लिए हैं साझेदारी तथा सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साझेदारों के अधिकार, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सभी साझेदारों को निम्न अधिकार उपलब्ध हैं, चाहे उनका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो या ना। पहला क्या है? तो व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार, पुस्तकों को देखने का अधिकार, लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण लिया है तो उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार। ठीक है। ये सब क्या है? पार्टनर्स के राइट्स है। अब राइट्स हैं तो साथ में ड्यूटीज भी होंगे। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि हमको हमारे घर में बहुत सारी सुविधाएं, हमको हमारा अधिकार होता है, हमको मिलता है, तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है? घर में कुछ ड्यूटीज भी देना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए क्या क्या ड्यूटीज है। तो काम करने का कर्तव्य, हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य, अपने हित का हस्तांतरण ना करने का कर्तव्य, साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व वफादार होना चाहिए। यदि साझेदार की लापरवाही या कपट के कारण फर्म में कोई क्षति पहुंची है तो उस क्षति की भरपाई पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है। या हम लोग राइट्स देख लिए हैं, ड्यूटीज देख लिए हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब आप पहले सरल भाषा में समझ जाइए कि ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, या डीड ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, या एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तीनों एक ही हैं। इसको हिंदी में करार, संलेख, विलेख या समझौता के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि साझेदारों के बीच में फ्यूचर में होने वाले विवादों से बचने के लिए आज के डेट में जो हम पहले से कुछ नियम, शर्त, कानून बना लेते हैं जिससे भविष्य में होने वाले झगड़ों से, विवाद से निपटा जा सके, वैसे प्रपत्रों को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और ये आपके सामने उसका एक फॉर्मेट है।
ठीक है, क्योंकि जब शुरुआत होता है पार्टनरशिप तो ठीक है हमारे बीच अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन धीरे 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 किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ खटास आ सकता है। तो कल को सबको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम उस चीजों से निपटने के लिए आज पहले से हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर ये चीजें हमारे बीच होता है तो हम इससे ऐसे निपट सकते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रपत्रों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग बुक का लैंग्वेज में। साझेदार के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उसके बीच एक लिखित अनुबंध या समझौता तैयार किया जाता है, जैसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साझेदारी संलेख एक लिखित पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। इसे साझेदारी का अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है। ठीक है, साझेदारी संलेख स्पष्ट होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद ना उत्पन्न हो। साझेदारी संलेख विविध मुद्रांकित होना चाहिए। ठीक है, मुद्रांकित मतलब उसमें मोहर लगा होना चाहिए, पार्टनर्स का उसमें सहमति होना चाहिए सभी का। साझेदारी संलेख पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है, मतलब आप उसको रजिस्टर करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। इसमें फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति, फर्म की अवधि, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण, साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उस पर ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा आहरण, साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की विधि एवं लेखे, पंच निर्णय, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, साझेदारों को मिलने वाला वेतन अथवा कमीशन की राशि इत्यादि बातों का उल्लेख रहता है। तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में किन बातों को शामिल करते हैं। ठीक है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संलेख का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है, परंतु गलतफहमी या गलत धारणा एवं विवादों से बचने के लिए साझेदारी संलेख का लिखित में होना आवश्यक है। बोला भी गया ना कि अगर मुंह से बात हुई है, कल व्यक्ति पलट जाता है तो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखित हो, उसमें साइन हो, तो वो आपका एक एविडेंस का काम करता है। इसलिए बोला गया है कि इसको कैसा होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, उल्लेखनीय बातें। साझेदारी संलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। साझेदारी संलेख उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए और फर्म के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होता है। तो पहला तो फर्म का नाम एवं पता, इसका मुख्य व्यवसाय, सभी साझेदारों के नाम व पते, प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि, साझेदारों की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर, लाभों का निपटारा, विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात, प्रत्येक साझेदार के स्वीकार्य आहरणों की राशि तथा ऐसे आहरणों पर समय अंतराल, साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन और कमीशन के संबंध में शर्तें, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व देख लिए। साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम या विधि जिससे कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है अथवा इसके दायित्व को चुनने की विधि, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि एवं फर्म के लेखांकन की अवधि, साझेदार की दिवालियापन से उत्पन्न होने वाली हानियों का उपचार, साझेदारों के बीच विवादों से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली विधि, खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण, किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश या किसी वर्तमान साझेदारों द्वारा फर्म को छोड़ने या मृत्यु की स्थिति में ख्याति का मूल्य निर्धारण और उसके संबंध में कार्यवाही। फिर है फर्म के विघटन यानी कि डिसोल्यूशन की प्रक्रिया और विघटन के बाद खाते का निपटारा। विघटन का मतलब पूरे फर्म का बंद होना। ठीक है, और व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई अन्य विषय। संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में साझेदारी का जन्म समझौता से होता है। साझेदारी संलेख एक लिखित समझौता है जिसमें साझेदारों द्वारा निश्चित किए गए महत्वपूर्ण मामलों का विवरण निहित होता है। साझेदारी संलेख साझेदारों और फर्म के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित करता है। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले भावी मतभेदों का समाधान करने में सहायता करता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी बनाए रखना कठिन है। इस प्रकार साझेदारी संलेख फर्म के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर साझेदार साझेदारी संलेख नहीं बनाता है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है, तो क्या होता है। ठीक है,
तो जब आप साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं हैं जो उस पर लागू होती है। ठीक है, व्यवस्थाएं क्या है? तो साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाएं इसमें लागू होती है। कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती है? 1932 की व्यवस्थाएं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो। साझेदारी संलेख का संचालन, साझेदारी फर्म का संचालन और साझेदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व साझेदारी संलेख द्वारा नियंत्रित होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। यदि साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख ना हो या प्रश्न में उल्लेख ना हो तो निम्न नियम लागू होते हैं। ये रूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात, अगर साझेदारी संलेख आप नहीं बनाए हैं तो किसी भी साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये कौन बोलता है? सेक्शन 13 का ए। ठीक है, उसके बाद लाभ हानि का बंटवारा कैसे करेंगे? तो बराबर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लाभ हानि के बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं बोला, पार्टनरशिप डीड इन लोग नहीं बनाया, तो हम मान लेंगे भाई कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो वैसे कंडीशन में सारे साझेदारों के बीच में जो लाभ हानि होगा उसको कैसे बांटेंगे? बराबर। अगर सैलरी और कमीशन की बात है तो हम उसको नहीं देंगे। कब? जब साझेदारी संलेख नहीं बना हो। ठीक है, या क्वेश्चन उस पर साइलेंट हो, कुछ भी नहीं बोला हो, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि साझेदारी संलेख उस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी हम पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, ये सेक्शन 13 का सी बताता है आपको। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हो या एडवांस के रूप में पैसा दिया है तो हमको 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा। किस पे? लोन पे या एडवांस पे। और आहरणों पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये 5 रूल है जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पहला क्या बोले कि सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा बराबर करेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, अगर कोई पार्टनर एडवांस या लोन के रूप में फर्म को दिया है तो 6% प्रतिवर्ष की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें कुछ और बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। जब तक सारे साझेदार ऐसा ना मान लें कि चलो कोई नया साझेदार की आवश्यकता उसको शामिल करना है, यानी कि सबकी सहमति ना हो जाए, तब तक आप किसी भी साझेदार को, मतलब किसी भी व्यक्ति को साझेदार के रूप में फर्म में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकता है। ठीक है, प्रत्येक जो साझेदार है उसके संचालन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है, मतलब उसका छाया प्रति फोटोकॉपी ले सकता है। यद्यपि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता, फिर भी सभी साझेदारों की सहमति से उसे फर्म के साझेदारों में हिस्सा दिया जा सकता है, पर वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, सभी साझेदारों की सहमति से अथवा साझेदारों के मध्य व्यक्त समझौता के अनुसार एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। अवकाश मतलब छुट्टी ले सकता है और रिटायर हो सकता है, छुट्टी ही ले सकता है। ठीक है, यदि कोई विपरीत अनुबंध ना हो तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म विघटित हो जाती है। विघटित हो जाती है मतलब समाप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक देखते हैं, साझेदारी संलेख का महत्व क्या है। तो साझेदारी संलेख का महत्व निम्न कारणों से। पहला है, साझेदारी संलेख साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों को स्पष्ट करता है। ठीक है, यह साझेदारों के संबंध को परिभाषित करता है। यह सुस्पष्ट लिखित साझेदारी संलेख साझेदारों में गलतफहमी, भ्रम व झगड़ों को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि बातें उसमें क्लियर लिखी होती है। अगर आपस में टकराव भी होता है तो साझेदारी संलेख के माध्यम से पता चल जाता है कि आपका दायरा कहां तक है। ठीक है ना, आपका ड्यूटीज क्या है, आपका राइट्स कितना है। ठीक है, साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। साझेदारी संलेख के संचालन को सरल बनाता है। ठीक है, साझेदारी संलेख फर्म के संचालन को क्या करता है? सरल बनाता है, स्मूथ बनाता है। यह न्यायालय में एक अच्छा साक्ष्य यानी कि एविडेंस माना जाता है। कल को आपस में अगर साझेदारों के बीच किसी भी चीजों को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया है ना, ऐसे मान लो कि ऐसा बात है ना कि कोई ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ठीक है, और अगर ए 1 लाख रुपए पूंजी लगाया, बी 50 रुपए पूंजी लगाया, आपस में पहले से तय था कि हम लाभ हानि का बंटवारा कैसे करेंगे? इक्वल करेंगे। ठीक है, और बाद में ऐसा डिसाइड हो रहा है कि नहीं हम ज्यादा पूंजी लगाए हैं, ए बोल रहा है कि हम ज्यादा पूंजी लगाए हैं तो हम ज्यादा लेंगे, और बी कम लगाए तो हम उसको कम देंगे।
तो वैसे कंडीशन में क्या हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो या तो अगर आपके पास पहले से एग्रीमेंट है लिखित तो वहां से तो क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, और फिर भी नहीं मान रहा है तो आप उस एग्रीमेंट को, उस डीड को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं एविडेंस के रूप में कि देखिए हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और अब ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एविडेंस का कार्य करता है। फिर है नए साझेदारी का, क्या साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है? इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो नहीं, साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, साझेदारी संलेख का निर्माण अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप साझेदारी संलेख नहीं बनाते तो वैसे भी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला जो नियम है 1932 का धारा 13 का ए बी सी डी ये सब लागू होगा, लेकिन अच्छा माना जाता है कि आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्या साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक है? तो ये भी नहीं है, आप मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं, पर बेस्ट माना जाता है कि आपको लिखित रखना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा है नहीं, कानून के अनुसार साझेदारी संलेख का लिखित होना आवश्यक नहीं है, फिर भी अनावश्यक परेशानियों विवादों से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि यह लिखित में होना चाहिए। अब लास्ट है इसका, क्या साझेदारी संलेख का पंजीयन कराना अनिवार्य है? इज इट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड? तो नहीं, किंतु सामान्य हित की दृष्टि से एक लिखित साझेदारी संलेख को जिस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्टर करा लेना चाहिए। किसके अंतर्गत? तो 1908 के अंतर्गत। तो यहाँ अभी हम लोग देखे हैं कुछ थ्योरी का पार्ट, इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो अभी आगे और भी टॉपिक वाइज वीडियो ऐसे ही आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।